और ड्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज 1 से 60 क्वेश्चन तक पर्यावरण के सीटेट और टेट के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है यह कथन किसने कहा था? पहला है ए फिल्टिंग ने, दूसरा चार्ल्स डार्विन ने, तीसरा लैमार्क ने या चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए फिल्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भौतिक वातावरण में भूमि आती है, मृदा जो है वो भी आती है, खनिज भी आती है, बस्तियां जो है नहीं आती हैं। तो पूछा है कि नहीं है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। चौथा जो है बस्तियां सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? यह अवधारणा है नियतवादी, संभववादी, नवनियतवादी या उपरोक्त सभी। जैसा कि हम जानते हैं नियतवादी और संभववादी ये दोनों जो है नवनियतवादी में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जो प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। 50% से कम, 60% से कम, 75% से कम और 100% से कम। बताइए। तो इसमें होगा 50% से अधिक। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यावरण के लिए। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कार्ल रीटर। ठीक है, क्या? कार्ल रीटर। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सतत एवं विकास, स्वच्छता, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2002 में सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? पर्यावरण की सबसे सरल क्वेश्चनों में से एक, जो कि सबसे सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, 5 जून। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये आ चुका है परीक्षा में, तो धारणीय विकास बिल्कुल ज़रूरी है, वातानुकूलन बिल्कुल ज़रूरी है, कागज़ के थैले का प्रयोग बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसमें गरीबी कम करना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा से दृष्टि से इसका कोई मतलब है नहीं, तो बी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्र होना चाहिए। मीन्स कितने वन जरूर, अगर इसका हम सरल बताएं तो कितने वन क्षेत्रफल होने चाहिए? ठीक है, 20%, 23%, 33% या 53%। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 33% वन जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि यह अवशोषित करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान। देखिए, अगर तापमान की बात करता है और सबसे कम, तो इसका मतलब होगा सबसे कम
किस डिग्री पर पेड़ उग सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री। ठीक है, आंसर होगा 4 डिग्री। आगे चलते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण की दृष्टि से टेट और सीटेट के लिए। कोलकाता, भोपाल, देहरादून और लखनऊ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देहरादून ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कहाँ है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, परिबद्ध वन या सभी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग जो होता है, वन जो होता है वो, उसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं वन को या पेड़ पौधों को हम हरा सोना कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, राज्य या उपरोक्त सभी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर राज्य, जैसे इसमें भारत में 28 राज्य है ना, तो हर राज्य का अपना अपना होता, हर राज्य का अपना अपना क्षेत्र वन का होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राज्य। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? राज्य। आगे चलते हैं। वन महोत्सव किसके संबंधित है? पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, फलों में वृद्धि से, पौधों का संरक्षण और संवर्धन करने से? जैसा कि हमें पता है कि वन महोत्सव दिवस पेड़ लगाने से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों में, क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों की चोटियों पर, उपरोक्त सभी? देखिए, अगर उपरोक्त सभी की बात करते हैं तो इसमें से पहाड़ों के ढलान और शुष्क क्षेत्र अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी नहीं होगा। आगे तो बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा पहाड़ों की चोटी पर। ठीक है, इसका आंसर होगा पहाड़ों की चोटी पर सोपान कृषि की जाती है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जल भी है, ऊर्जा भी है, भूमि भी है, लेकिन इमारत नहीं है। तो हमारा पूछा है कि नहीं, तो नहीं पूछा है तो इसमें इमारत। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है, मीन्स किसके कारण नहीं हो रहा है? तो आप लोग जानते ही हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत तेज़ी से हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारे जलवायु मंडल में परिवर्तन हो रहा है। वन्य जीवों का शिकार जंगलों के लिए खतरनाक हो रहा है। तो इसमें से पूछा है कि नहीं है, तो अगर नहीं की बात करता है तो भूकंप के कारण प्राकृतिक संसाधनों का कोई नष्ट होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है? पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना मीन्स आवश्यकता नहीं है। अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता, पार्थिव एकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कोई मूलभूत कारण थोड़ी ना है पर्यावरण के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तथ्यात्मक पर्यावरण निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? उच्चावच, जल प्रवाह, भूमि संरक्षण। जैसा कि हमें पढ़ने से लग रहा है कि तीनों जरूरी हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। तो पर्यावरण पूछा है इसमें, तो पर्यावरण भी सूर्य होगा। इसका आंसर डी। आगे चलते हैं। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। जैसा कि हम लोग मालूम है नगरों में पर्यावरण असंतुलन कारण मल निकासी बिल्कुल कारण है इसका, आवासीय समस्या, जलाऊ लकड़ी से। तो ये तीनों है, इसका मतलब इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं।
पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अपकर्ष। जैसा कि हम लोगों को हिंदी अगर जिसका थोड़ा कमज़ोर होगा तो नहीं समझ पाएंगे। ह्रास मतलब होता है कि नुकसान या हानिकारक, तो हानिकारक तीनों से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तीनों से, उपरोक्त तीनों से, ठीक है। आगे चलते हैं, उसमें इंग्लिश भी रहती है तो उससे पता लग जाएगा, जिसकी इंग्लिश ठीक है इंग्लिश से, नहीं तो हिंदी ठीक है हिंदी से, ठीक है। आगे चलते हैं, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है असंतुलित, संतुलित, उतार चढ़ाव वाला, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण मरुस्थली में पर्यावरण असंतुलित होता है। असंतुलित का मतलब कहीं होता है कहीं नहीं होता, जरूरी नहीं है कि पेड़ ही हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन दे ले रहे हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो नगरों में ये तीनों हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे चलते हैं, पर्यावरण किससे बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती बहुत करते हैं। जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपरोक्त सभी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण, अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो इस तीनों से बनते हैं, अजैव घटकों से भी बनते हैं, भू आकृतिक घटकों से भी बनते हैं और जीवी घटकों से भी बनते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है वायुमंडलीय कारक, पारिस्थितिक कारक, उत्तरीय कारक या सभी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पर्यावरण का प्रत्येक भाग पारिस्थितिक कारण कहलाता है, ठीक है। पारिस्थितिक कारण जो होता है उसमें सभी आ जाते हैं। आगे चलते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया, जैसा कि सभी लोगों को मालूम होगा, प्रयागराज, ठीक है। पुणे, बेंगलोर। तो पारिस्थितिक विज्ञान का केंद्र की अगर बात करते हैं तो बेंगलुरु, ठीक है। आगे चलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन से। खरपतवार और सूक्ष्मजीव, पौधे एवं जीव, पौधे और प्रकाश, चौथा है जैविक तथा अजैविक। इसका आंसर होगा जैविक तथा अजैविक। ये पारिस्थितिक तंत्र के दो उदाहरण होते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक। आगे चलते हैं, पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यायविद। तो इस पहला है अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट, दूसरा है थियोफ्रेसस, तीसरा है अंटस हैकेल, चौथा है डार्विन। बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर होगा हर्स्ट हैकल, ठीक है, हर्स्ट हैकल। आगे चलते हैं, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डार्विन के लिए। तो इसका आंसर होगा, डार्विन के लिए अगर बात करते हैं तो उत्परिवर्तन, ठीक है। इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन, बी। दूसरा, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अभी ऊपर पर्यावरण में प्रश्न आ चुका है, आंसर बताइए इसका। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी। क्या होगा, पारिस्थितिकी, ठीक है। आगे चलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है धरती, वातावरण, अंतरिक्ष और आकाश। तो पारिस्थितिक वातावरण जैसे पारिस्थितिक विज्ञान जैसे वो कि हम जानते हैं कि वातावरण का उसके, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवासी अस्थायी है कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र, एक्यूमेन, अधिवास या सभी। तो अगर अब मानव की बात करते हैं
तो इसका आंसर होगा एक्यूमैन। ठीक है, इसका अगर आप इंग्लिश करते हैं तो मानव मतलब मैन या आदमी, ह्यूमैन मतलब मानव या, ठीक है, तो उसका एक्यूमैन होगा ह्यूमैन का। आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रतिफल है जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का, सभी का। जैसा कि हम लोग जानते हैं पर्यावरण जो है जैविक तत्व से भी, भौतिक तत्व से भी, अजैविक तत्व से भी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्फूर्त की परिकल्पना प्रस्तुत की। चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने, डार्विन ने, टांसले ने। तो सर्वप्रथम अगर पारिस्थितिकी बात करते हैं तो चार्ल्स एल्टन महान वैज्ञानिक थे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करती है। वनों का काटना, जैसा कि हम लोग जानते हैं वनों का काटना, वनोरोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। जैसा कि हम जानते हैं ये तीनों पॉजिटिव आंसर हैं और एक इसमें वनों का काटना निगेटिव आंसर है। तो पारिस्थितिकी का संतुलन बनाना है तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा वनों का काटना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा का परिवर्तन। बताइए, अगर पारिस्थितिकी असंतुलन किसके कारण हो रहा है। प्रदूषण के कारण। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। वनोन्मूलन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताए थे हमने कि हमेशा पारिस्थितिकी ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। हमेशा किसी भी जीव जंतु में हमेशा सीधा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी जीवों तथा उसके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है या कथन किस भारतीय विद्वान का है। ऑप्शन आपके सामने बताइए। पारिस्थितिकी जीव पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी जीव के लिए। तो इसका आंसर होगा पीडी शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान। व्यक्तिगत, जनसंख्या, समुदाय। जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि व्यक्तिगत भी होता है, जनसंख्या होता है, समुदाय, तो तीनों। ठीक है, इसका आंसर होगा सभी। आगे चलते हैं। पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैवमंडल, भौतिक, पारिस्थितिकी या सभी। आंसर बताइए इसका। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों के वातावरण से संबंध रखती है तो जैवमंडल से संबंध रखती है, भौतिक से भी संबंध रखती है और पारिस्थितिकी तत्व से भी संबंध रखती है। तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सभी। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्निकली। अगर पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करते हैं तो 3। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 स्टेप मतलब समझ रहे हैं ना, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को कहते हैं जलावद्वीप, जैविक, स्थलाकृत, मृदीय। ऐसा हिंदी दे देते हैं कि दिक्कत हो जाती है। जलावयवीय है, ध्यान दीजिएगा उसको। तो इसका आंसर जानते हैं, जब पृथ्वी की बात आती है, आपकी पृथ्वी की आकृति की बात आएगी तो मृदीय होगा। ठीक है, या मृदीय होगा या मृदा कह सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, जैसा कि आप लोगों को पता है
जंगल नहीं है, घास नहीं है, मरुस्थल नहीं, समुद्र। इसका आंसर क्या होगा? समुद्र, जो कि अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, न खत्म होने वाली चीज़। आगे चलते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी पदछाप। क्या होगा? पारिस्थितिकी पदछाप। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। अगर पारिस्थितिकी की बात करते हैं, इस वीडियो में पारिस्थितिक तंत्र से कोई भी प्रश्न नहीं छूट रहा है। टेट और सीटेट के लिए इसी में से फंसेगा तो वायुमंडल, तालाब, जल या मिट्टी। तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण अगर बात करते हैं तो मिट्टी। ठीक है, डी आंसर होगा। आगे चलते हैं। कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ या पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। जैसा कि हम लोग जीवी कारक में जानते ही हैं, सभी लोगों को पता होगा, जीव जंतु आते ही हैं, सूक्ष्म जीव आएंगे, प्रस्तर आएंगे। ठीक है, इसमें आएगा तो नहीं, क्या आएगा? पेड़ पौधे। जीवी कारक नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? बताइए, आपके सामने आंसर है। तो इसका आंसर होगा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि, आप जानती हैं, जलकुंभी। क्या होगा? जलकुंभी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसे कहते हैं। आप भौगोलिक की अगर बात करेंगे, भौगोलिक की, तो आपको मालूम होना चाहिए भौगोलिक में जैवमंडल नहीं आता है। भौगोलिक में आपका वायुमंडल नहीं, सॉरी, एक सेकंड, गलती हो गई। इसका अगर भौगोलिक क्षेत्र में अगर बात करते हैं, जैवमंडल इसका आएगा, इसका जैवमंडल आंसर होगा इसका। ठीक है, भूभाग नहीं आएगा, जीओम नहीं आएगा, वायुमंडल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ए। सॉरी, गलती हो जा रही है, ध्यान पता नहीं, ए इसका आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? पर्णरहित मीन्स क्लोरोफिल, या क्लोरीन, या ऑक्सीजन, या सभी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हरे पेड़ पत्तियों द्वारा हरे पेड़ पत्तियों क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सरित लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? तालाब, मुहाना, नदी, लैगून। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिवसीय प्रभाव दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, बल, जैव मात्रा। अगर प्रवाह की बात करते हैं तो ऊर्जा। ठीक है, एक दिवसीय। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को, या सर्वाहारी को? तो उच्चतम अगर बात करते हैं तो सर्वाहारी, जो सब कुछ खाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह, या उपरोक्त सभी। अगर हरे पेड़ पौधों की बात करते हैं तो उसमें फास्फोरस। ठीक है, क्या? फास्फोरस। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? अभी इसका आंसर सेम ऊपर आया था क्वेश्चन इसका, तो इसका आंसर होगा समुद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवण में, या उपरोक्त सभी में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरित लवण में होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र का कार्य, तंत्र का
उपविकास तंत्र का स्वसंतुलन, उपरोक्त सभी। अगर प्राकृतिक तंत्र का विकास की बात करते हैं तो तंत्र की स्वसंतुलित, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।